कुछ सेकेंड्स के अंदर ही इनके शरीर के परखच्चे उड़ गए और अनफॉर्चुनेटली इनमें से सिर्फ एक ही वापस लौट पाया, वो भी एक जिंदा लाश की तरह। ये इंसिडेंट है बायफोर्ड डॉल्फिन ऑयल रिग का, जिसमें रोजाना की तरह 6 डाइवर्स सैचुरेशन डाइविंग के लिए उतरते हैं, लेकिन इन्हें हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये रोजमर्रा का काम कुछ ही क्षण बाद एक ट्रेजेडी का रूप ले लेगा। साथ ही साथ पूरी ऑयल रिग इंडस्ट्री की इमेज पर लगा ऐसा धब्बा जिसे ह्यूमैनिटी चाहकर भी नहीं भूल पाएगी। बायफोर्ड डॉल्फिन एक सेमी सबमर्सिबल ऑफशोर ऑयल रिग है जिसे 1974 में एके इंजीनियरिंग ऑफ ओस्लो के द्वारा बिल्ड किया जाता है। इस रिग का वजन 3000 टन के करीब होता है और इस ऑयल रिग की वर्किंग मैनेजमेंट के लिए 102 क्रूज मेंबर हायर किए जाते हैं। ये रिग इतना केपेबल होता है कि ये 460 मीटर समुद्री गहराई पर भी आसानी से ड्रिलिंग कर सकता था। सैटरडे नवंबर 5, 1983 फ्रिग गैस फील्ड नॉर्थ सी के नॉर्वेगियन सेक्टर पर लोकेट करती है और इसी फील्ड पर आम दिनों की तरह ड्रिलिंग की शुरुआत होती है, जिसमें गोताखोर रॉय पी लुकस, एडविन कावर्ट, ट्रल्स हेलेविक, ब्योर गिवर बर्गसन, इन चारों प्रोफेशनल डाइवर्स को रिग की सबसे गहरी सतह पर मेंटेनेंस का काम सौंपा जाता है और इनकी मदद के लिए 2 बहादुर डाइवर्स विलियम क्रेमोंट्स और मार्टिन सॉन्डर्स भी तैनात रहते हैं। ट्रल्स हेलेविक और ब्योर बर्गसन 295 फीट की गहराई में उतरते हैं ऑयल रिग मेंटेनेंस वर्क के लिए। अब इनके साथ एक्चुअली क्या हुआ ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको सैचुरेटेड डाइविंग सिस्टम कॉन्सेप्ट का आइडिया होगा। अंडर वाटर ओशन कंस्ट्रक्शन दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में से एक है। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई पर उतरते जाते हैं, फिजिक्स के सभी लॉ हमारे विपरीत काम करना शुरू कर देते हैं। सारे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पानी के 10 मीटर तक ही सीमित रहते हैं, बाकी इसके नीचे समुद्री अंधेरे का सफर शुरू होने लगता है और ऐसी गहराई में इंसानों को चुनौती देता है पानी का घनघोर दबाव। हर 33 मीटर गहराई पर उतरने पर ह्यूमंस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेलना पड़ता है। ये प्रेशर इतना ही होता है जैसे आपकी उंगली की टिप पर 1 किलो वेट रख दिया जाए। अब आप एक ऑयल रिग डाइवर्स के पर्सपेक्टिव से रिलेट कीजिए, जिसे 10-20 मीटर नहीं बल्कि 500 मीटर 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक की गहराई पर उतरना होता है। इतना दबाव होने के कारण शरीर में मौजूद नाइट्रोजन खून में घुलने लगती है और इस फिनोमेना को नाइट्रोजन नार्कोसिस और बैंड बोला जाता है। हाई प्रेशर के चलते नाइट्रोजन एक लिमिट से ज्यादा खून पर घुलने लगती है, जिससे खून पर नाइट्रोजन बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इस नाइट्रोजन बबल्स के चलते डाइवर्स को चक्कर, उल्टी, जॉइंट पेन, पैरालिसिस और कुछ केस में तो मौत तक हो सकती है। इसलिए इन्हें एक रेगुलर इंटरवल की जरूरत पड़ती है, जिसे डीकम्प्रेशन कहा जाता है। इसमें डाइवर्स को फिर से समुद्री सतह पर लौट आना पड़ता है, जिससे नेचुरली नाइट्रोजन बबल्स बॉडी से एक्सपेल्ड हो सके, लेकिन ये डीकम्प्रेशन पीरियड काफी बड़ा होता है। आप ऐसे समझिए, अगर आप 100 मीटर की गहराई पर 1 घंटे काम करते हैं तो आपको 50 घंटे का डीकम्प्रेशन ब्रेक चाहिए। इसी डीकम्प्रेशन सिकनेस के चलते ऑयल रिग्स कंपनी को बहुत ही दिक्कत होती थी, क्योंकि एक छोटे से भी काम को करने के लिए इन्हें महीनों का समय लग जाता था। इसी इनकम्पिटेंस को देखकर मिड 1960s पर यूएस सी नेवी ने सी लैब प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इन्होंने सैचुरेटेड डाइविंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। सैचुरेटेड डाइविंग की मदद से डाइवर्स शॉर्ट पीरियड के रेस्ट पर लंबा काम कर सकते थे। इन्होंने बेसिकली एक हाइपरबैरिक चैम्बर क्रिएट किया। इस चैम्बर को आमतौर पर समुद्र के बाहर से ऑपरेट किया जाता था और इसके मेनली 2 फंक्शन होते थे। पहला, आर्टिफिशियल सी प्रेशर क्रिएट करना, क्योंकि जब डाइवर्स सीधा 9-10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अचानक ऊपरी सतह पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर शिफ्ट करेंगे तो उनका हाल वही होगा जैसे कोल्ड ड्रिंक के कैप को अचानक ओपन करने से होता है। इसलिए जो प्रेशर समुद्र की 500 मीटर की गहराई में मौजूद होता है, वैसा ही प्रेशर चैम्बर में क्रिएट किया जाता है और बैंड्स यानी नाइट्रोजन नार्कोसिस का सॉल्यूशन निकालते हुए इन्हें चैम्बर पे ही हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर दिया जाता था, जिसे हीलियोक्स कहते थे। हीलियोक्स ह्यूमन बॉडी पर नाइट्रोजन को रिप्लेस करने लगती है, जिससे बॉडी डिकम्प्रेस्ड हो जाती है और इसी हाइपरबैरिक चैम्बर में डाइवर्स लगभग 1 महीने बिताते हैं। बायफोर्ड डॉल्फिन इन डाइवर्स की वर्किंग शिफ्ट 18 घंटे की डिसाइड करती है, जिसमें इन्हें सिर्फ 4 घंटे सोने और खाने के लिए दिए जाते हैं और इतनी हार्ड जॉब के लिए कंपनी एवरेज सभी डाइवर्स को 40,000 से लेकर $45,000 के बीच मंथली पे कर रही थी, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 33 लाख अप्रॉक्स बैठते हैं। और इतनी पेमेंट का विजुअलाइजेशन अभी के हिसाब से नहीं बल्कि आज से 40 साल पहले के हिसाब से कीजिए। अब आपको पूरे डीप ओशियन डाइविंग के फंक्शन का अंदाजा हो गया होगा। अब थोड़ा इस हाइपरबैरिक चैम्बर के स्ट्रक्चर को भी समझ लें। इसमें 2 लिविंग चैम्बर्स के साथ एक एस्केप कैप्सूल होता है जो लाइफ बोट से अटैच रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट डाइविंग बेल। और ये मत सोचना कि पूरा चैम्बर समुद्र की गहराई पर जाता है, बल्कि सिर्फ डाइविंग बेल को चैम्बर से डीअटैच करके भेजा जाता है। रात 4 बजे ट्रल्स हेलेविक और ब्योर बर्गसन, जो कि 295 फीट की गहराई पर उतरे थे,
उन्होंने अब अपना मेंटेनेंस वर्क 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्लीट कर चुका था और डाइविंग बेल का उपयोग करके इन्हें सतह पर वापस ले आया गया। सरफेस पर लौट आने के बाद डाइविंग बेल को फिर से हाइपरबैरिक चैम्बर से अटैच करना होता है। चैम्बर और बेल दोनों एक ही प्रेशर से ऑपरेट हो रहे थे। इसी बीच चैम्बर के दूसरे कंपार्टमेंट पर रॉय लूकस और एडविन कवर्ड आराम कर रहे थे और उन्हें अपनी शिफ्ट का भी इंतजार था हेलिविक और बर्गसन के लौट आने पर। सैचुरेशन डाइविंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल टेंडर्स का होता है, जिनके हाथों में अम्बिलिकल कॉर्ड का फंक्शन सौंपा जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड लाइफलाइन होती डाइवर्स की, जिसकी मदद से बेल पर प्रेशर और डाइवर से कम्युनिकेशन किया जाता है। प्रेशराइज्ड लिविंग चैम्बर और बेल का सारा ऑपरेशन टेंडर्स की जिम्मेदारी होती है और ये अपने हाथों में अपने डाइविंग साथियों की जान रखते हैं। मार्टिन सॉन्डर्स और विलियम क्रैमोंड ये वही दो टेंडर्स थे जो लगातार पिछले 12 घंटों से काम कर रहे थे। ट्रल्स हेलिविक और बियोर बर्गसन जब गहराई से लौटे तो क्रैमोंड ने सक्सेसफुली डाइविंग बेल को लिविंग चैम्बर से अटैच कर दिया और ट्रल्स हेलिविक और बर्गसन को सुरक्षित रूप से चैम्बर 1 पर पहुंचा दिया। इस डाइविंग टीम ने यह प्रक्रिया कई बार की थी और वे इसे बहुत ही करीब से जानते थे। समान परिस्थितियों में गोताखोरों को रेस्ट रूम में रखना और डाइविंग बेल को हटाना इनके हिसाब से कुछ नया और कठिन काम नहीं था। ये कुछ इस तरह अंजाम दिया जाता है। नंबर 1, डाइविंग बेल का दरवाजा बंद करें जो कि ट्रंक के लिए खुला होता है। नंबर 2, डाइविंग बेल में दबाव को थोड़ा बढ़ाएं ताकि बेल का दरवाजा कसकर बंद हो जाए। नंबर 3, चैम्बर 1 का दरवाजा बंद करें जो भी ट्रंक के लिए खुला होता है। नंबर 4, धीरे धीरे ट्रंक के दबाव को कम करें जब तक कि यह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव न हो जाए। और लास्ट, क्लैंप को खोलें ताकि डाइविंग बेल को चैम्बर सिस्टम से अलग किया जा सके। लेकिन सब कुछ बेकाबू हो गया। चैम्बर के गेट बंद होने से पहले ही डाइविंग बेल डिस्कनेक्ट हो गई, जिससे एक भारी विस्फोटक डीप्रेशराइजेशन हुआ। डाइविंग बेल के अंदर 9 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर था, जो कि समुद्र की 297 फीट की गहराई पर मौजूद रहता है। लेकिन इस मिस्टेक के चलते सीधा 9 एटमॉस्फेरिक से दबाव एक सरफेस प्रेशर पर शिफ्ट हो गया। चैम्बर से निकली हुई हवा ने डाइविंग बेल को उखाड़कर दूर कर दिया और इसी डाइविंग बेल ने सॉन्डर्स और क्रैमोंड को गंभीर रूप से चोटिल किया। या तो क्रैमोंड ने बिना ऑर्डर के डाइविंग बेल को डिस्कनेक्ट कर दिया या फिर डाइविंग लीडर के आदेश पर कूपलिंग लॉक को हटाने से ये ट्रेजेडी हुई। क्रैमोंड गंभीर चोट के चलते दम तोड़ दिए और सिर्फ सॉन्डर्स ही इस विकट घटना से जीवित लौट पाए। सॉन्डर्स भले ही अपनी चोटों से बच गए, लेकिन उनकी हालत कहीं ज्यादा सीरियस थी। जब रेस्क्यू टीम के सदस्य ने उन्हें पाया तो वो बुरी तरह से 4 टन के डाइविंग बेल के नीचे दबे थे। इतने वजन के कारण उनके फेफड़े खराब हो गए। उनकी पीठ में भी 3 फ्रैक्चर और गर्दन में भी 1 फ्रैक्चर था। लेकिन अंदर मौजूद 4 गोताखोरों की किस्मत कहीं ज्यादा खराब थी। इतने भयंकर प्रेशर शिफ्ट के चलते उनका खून शरीर में ही उबल गया और वो किसी गुब्बारे की तरह फट गए। हालांकि इसकी पुष्टि करना असंभव है, लेकिन इतने हिंसक और सडन डिकम्प्रेशन की गति ने चारों गोताखोरों को तुरंत और बिना दर्द की मौत दे दी। इस तरह का डिकम्प्रेशन सिर्फ और सिर्फ मौत ही है और ऐसी परिस्थिति से कोई भी नहीं बच सकता। हाल ही में हुई ओशियन गेट डिजास्टर और बायफोर्ड डॉल्फिन घटना के बीच एक सामान्य अंतर है कि इन डाइवर्स के अवशेष समुद्र में ही खो गए। इन बेचारे बदकिस्मत लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ, ये जानकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके शरीर को जिस यातना से गुजरना पड़ा उसकी रियल इमेजेस अभी भी इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टों में पाई जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी